मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसका जो पहला टॉपिक है वो है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब जो आज से पहले का जो मॉडर्न वर्ल्ड था वो क्या था। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसका जो पहला पॉइंट है वो पढ़ते हैं, हाउ ग्लोबलाइजेशन टुक प्लेस। दूसरा है बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और तीसरा जो है इसका डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे फैलता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। उससे पहले हम जान लेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है और इस पर किस प्रकार फैलता है। तो चलिए पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिकल डेफिनेशन जो है, इकोनॉमिक डेफिनेशन के अनुसार देखा जाए तो स्प्रेडिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम द वन कंट्री टू अदर कंट्री। जो बिजनेस जो जब एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैलता है तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। मतलब उस फैलाव को जो है उसको, उस स्प्रेडिंग को जो है उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। लेकिन ये किस प्रकार फैलता है? अपने आइडिया से, अपने ट्रेड से, अपने माइग्रेशन से, मोमेंट्स ऑफ द कैपिटल, मतलब लोग अपने आइडिया के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं या किसी दूसरे आइडिया के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे इकट्ठे होते हैं। अपने व्यापार के कारण वो ग्लोबलाइजेशन करते हैं। माइग्रेशन, स्थान परिवर्तन करके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जॉब करने के लिए जब जाते हैं तो उनका जो है माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन भी हो जाता है। और मोमेंट्स ऑफ द कैपिटल, मतलब अपने धन को खर्च करके किसी और जगह पे बिजनेस शुरू करने को बोलते हैं मोमेंट्स ऑफ कैपिटल, जिसके कारण भी ग्लोबलाइजेशन होता है। फॉर एंशिएंट टाइम, मतलब पुराने समय से ही जो ट्रैवलर थे, जो ट्रेडर्स थे, जो प्रीस्ट थे, मतलब जो घुमक्कड़ लोग थे, जो व्यापारी लोग थे और जो कि साधु लोग थे, दे ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे लंबा जो है समय और लंबी लंबी जो यात्राएं किया करते थे। वो क्यों किया करते थे? उसके पीछे कारण था। वो कारण क्या था? फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, मतलब अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, किसी नौकरी के चक्कर में, अच्छी पद पाने के लिए, मतलब अच्छी जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलती थी उसको पाने के लिए, और अपने आध्यात्मिकता, अपने ज्ञान को फुलफिलमेंट बढ़ाने के लिए वे लंबी यात्राएं करते थे। लेकिन जब वो यात्राएं करते थे, लंबा लंबा जो वो डिस्टेंस कवर करते हैं थे, तो मतलब वो अकेले नहीं होते थे। दे कैरी, कुछ ना कुछ कैरी करते थे। दे कैरी आइडियाज, स्किल्स, गुड्स, मनी, इन्वेंशन, मतलब वे अपने साथ अपने आइडियाज को लेकर जाते थे, अपने स्किल्स को लेकर जाते थे, गुड्स को लेकर जाते थे, मनी को लेकर जाते थे, इन्वेंशन को लेकर जाते थे। मतलब एक इंसान जब दूसरी जगह पे जाता था तो उसे पता चलता था कि उस जगह पे कुछ नया इन्वेंट हो रहा है, तो तब उसे पता चलता था अरे भैया ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो वो क्या करता था, उस इन्वेंशन को अपने शहर में लेकर आता था और अपने शहर के इन्वेंशन को उस शहर में फैला देता था। लेकिन इसके साथ साथ वो क्या हो फैलाता था, जर्म्स और डिसीज, मतलब जो कीटाणु होते थे, जो बीमारियां होती थी, वो भी एक शहर से दूसरे शहर में चली जाती थी। तो इस प्रकार से जो ग्लोबलाइजेशन था वो होता था। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो पहला जो पॉइंट था हमारा वो है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब जो आज से पहले का जो मॉडर्न वर्ल्ड था वो कैसा था। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं वो है सिल्क रूट, मतलब जिस रूट के द्वारा, जिस मार्ग के द्वारा सिल्क को बाहर भेजा जाता था। चाइना वाज लिंक्ड विद वेस्टर्न कंट्री एंड अदर कंट्री। चाइना उस वक्त व्यापार का सबसे बड़ा साधन माना जाता था। उसके बाद सिल्क रूट था और उसी के द्वारा वो दूसरी कंट्री के साथ और वेस्टर्न कंट्री के साथ अपना व्यापार करता था। लेकिन केवल चाइना के पास ही ये सिल्क रूट नहीं था। देयर वर मैनी सिल्क रूट्स, और भी काफ़ी सिल्क रूट्स थे जिनके द्वारा लोग व्यापार किया करते थे। जैसे कि सिल्क रूट एक्सटेंडेड बिफोर द क्रिश्चियन ईरा टिल 15th सेंचुरी, मतलब चाइना से भी पहले 15वीं शताब्दी में क्रिश्चियन ईरा के समय से ही जो सिल्क रूट थे वो इजाद में आ चुके थे और लोग उसका व्यापार करने के लिए प्रयोग करते थे। चाइनीज पॉटरी एंड सिल्क
जो चाइना के लोग होते थे इसी रूट के द्वारा अपनी जो पोट्री होती थी और अपना जो सिल्क होता था उसका व्यापार करते थे, ट्रैवल टू द अदर कंट्री, और इसी के रूट के द्वारा वो ट्रैवल करके ये दोनों चीज़ें दूसरी कंट्री में भेज देते थे। और दूसरे जो लोग थे वो गोल्ड एंड सिल्वर ट्रैवल फॉर द यूरोप टू एशिया मार्केट, और यूरोप के जो लोग थे इसी प्रकार के जो सिल्क रूट था इसी रूट से वो क्या करते थे, एशिया को अपना सोना और चांदी भेज देते थे। रिलीजियस लाइक ए क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिज्म ट्रैवल थ्रू सिल्क रूट, और इसी रूट के द्वारा जो क्रिश्चियन थे, इस्लामी थे, बुद्धिज्म थे और जो कई जातियाँ थी, कई धार्मिक जातियाँ थी, वही इसी रूट के द्वारा आवन जावन किया करती थी और अपने धर्म का प्रसार किया करती थी। इस प्रकार से इन सभी रूट से न केवल सिल्क का बल्कि पोट्री का और अन्य सभी चीज़ों का भी आवन जावन और आदान प्रदान होता था, जिसके कारण जो था ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। तीसरा जो पॉइंट है वो है नूडल्स ट्रैवल फॉर द चाइना टू अदर कंट्री। जो नूडल जो हम खाते हैं वो चाइना का फूड है। भारत को नूडल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नूडल जो कहाँ से आया वो चाइना से आया, क्योंकि चाइना का व्यापार दूसरी कंट्री के साथ था और दूसरी कंट्री के साथ होने के कारण उन्होंने अपने जो फूड ट्रैवल्स था, जो अपना फूड प्रोडक्शन था, उसको भी दूसरी कंट्री के साथ जोड़ दिया। जब लोग इनकी कंट्री में आते थे, खाना खाते थे, तो नूडल्स उनको पेश किया जाता था। इस प्रकार से दूसरे लोगों को पता चला कि नूडल्स होता क्या है, और चाइना ने भी दूसरी कंट्रीज के अंदर नूडल्स का फूड प्रोडक्शन भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा था और लोग उसे खा रहे थे। तो मान लीजिए जो नूडल्स है वो चाइना का फूड है, इंडिया का तो बिल्कुल भी नहीं। जो इंडिया के कॉमन फूड है, कॉमन फूड लाइक पोटैटो, चिली, टमाटो, मैजिन, सोया, ये सब को के बारे में इंडिया और यूरोप के लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। ये सब कहाँ से आया? ये भी चाइना से आया। आलू भी, चिली भी, टमाटो भी, मैजिन भी, सोया भी, इसके बारे में यूरोप और इंडिया के लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। ये सब चीज़ें भी कहाँ से आई? चाइना से आई। और उसकी किसके थ्रू आई? फूड ट्रैवल किसके थ्रू हुआ? जो सिल्क रूट था, जो व्यापार के मार्ग थे, उनके द्वारा ही इंडिया और यूरोप में आया। were introduced in Europe and Indian through ट्रेड रूट्स, मतलब जो ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई इंडिया के अंदर और यूरोप के अंदर, और ट्रेड रूट्स मतलब जो व्यापार का रूट्स था उसी के द्वारा हुई। और इस प्रकार से फूड के जो प्रोडक्शन के अंदर भी ग्लोबलाइजेशन होने लगी, फैलाव होने लगा बिकॉज ऑफ पोटैटो। लेकिन आलू के लिए एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे देखी गई है, वो क्या थी? देखिए, यूरोप कुड ईट बेटर एंड लिव लॉन्ग। जो यूरोप के लोग थे वो भरपेट आलू खाते थे और लंबे समय तक जीते थे, क्योंकि आलू उनका एक पसंदीदा व्यंजन बन चुका था। लेकिन यूरोप के अंदर एक ऐसी जगह थी जिसका नाम था यूरोप आयरलैंड, जिसे यूरोप आयरलैंड के नाम से जाना जाता था। पीपल बिकम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटो। यहाँ के जो लोग थे वो पूरी तरह से आलू पर निर्भर हो गए थे। वो हर व्यंजन के अंदर आलू का प्रयोग करने लगे और आलू के द्वारा ही अपना भरण पोषण करने लगे। आफ्टर द डिसीज डिस्ट्रॉय द पोटैटो क्रॉप्स इन मिड 1840, ये डेट याद रखने वाली बात है। 1840 के अंदर क्या हुआ? जब आलू की खेती किसी बीमारी के कारण पूरी तरह से खराब हो गई तो लोगों के अंदर भुखमरी मच गई, क्योंकि लोग पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करते थे? पोटैटो पे। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पीपल डाइड टू द स्टारवेशन, मतलब स्टारवेशन का मतलब था फेमाइन, मतलब भुखमरी के कारण जो हजारों जो लोग थे 1840 में मर गए, क्योंकि आलू की खेती खराब हो चुकी थी और लोग पूरी तरह डिपेंड करते थे पोटैटो मतलब आलू के ऊपर। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, जिसको बोलते हैं कंफ्यूज डिसीज एंड ट्रेड्स। कंफ्यूज का मतलब होता है कब्जा कर लेना, डिसीज का मतलब होता है बीमारी, और ट्रेड्स का मतलब होता है व्यापार कर लेना। यूरोपियन डिस्कवर्ड सी रूट्स एशिया एंड अमेरिका इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी के अंदर यूरोप ने सी रूट के द्वारा किसका पता किया? किसकी इजाद की? एशिया और अमेरिका की। हेल्प इन ट्रेड्स एंड सेटिंग अप
ऑफ कॉलोनीज, क्योंकि वे इसकी हेल्प से अपने व्यापार को फैलाना चाहते थे और वहाँ पर जाकर क्या करना चाहते थे, अपनी कॉलोनियाँ लगाना चाहते थे। क्यों लगाना चाहते थे? क्योंकि उस वक्त जो अमेरिका था, अमेरिका वास्ट इन मिनरल एंड फूड क्रॉप्स, अमेरिका एक बहुत बड़ा एरिया था जिसके पास मिनरल्स थे और फूड क्रॉप्स थी, मतलब फसलें बहुत ज़्यादा थी उसके पास और मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे। इसलिए एशिया उस वक्त सबसे ज़्यादा अमीर देश माना जाता था इस मामले में। और जो है यूरोप के लोग जो थे वो आलू की खेती खराब हो जाने के कारण काफ़ी बड़े लॉस का जो है सामना कर रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अमेरिका में जाकर अपनी जो कॉलोनियाँ हैं वो लगानी शुरू कर दी, अपने व्यापार को फैलाना शुरू कर दिया। फूड एंड मिनरल्स फॉर अमेरिका टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्म लीव्स फॉर द पीपल। लोग जो थे अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे क्योंकि वो जीने के लिए जो मिनरल्स और फूड प्रोडक्शन था अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा था। इसी का फ़ायदा यूरोपियन भी लेना चाहते थे, उनके साथ जुड़ना चाहते थे और इसी प्रकार जो था वो उनके ऊपर कब्जा करके अपनी बीमारी को फैला के, अपने ट्रेड्स को फैलाकर उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते थे। वो बीमारी क्या थी, वो ट्रेड्स क्या था, किस प्रकार से कब्जा किया, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। मिड 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के मध्य में पुर्तगालीस एंड स्पेनिश दो जातियां थी जो कि किसके थ्रू यहाँ अमेरिका के अंदर आई, वो आई सिल्क रूट से थ्रू अमेरिका के अंदर आई। उन्होंने क्या किया, स्टार्टर कॉलोनीज अमेरिका, उन्होंने कॉलोनी के अंदर जो अमेरिका के अंदर जो है कॉलोनियाँ लगानी शुरू कर दी। किस प्रकार की और कैसे लगाई? नॉट विद द हेल्प ऑफ आर्म, मतलब किसी भी हथियार के बलबूते पर डरा कर या कोई जंग लड़के नहीं, बट विद द हेल्प ऑफ डिसीज। उन्होंने एक ऐसी डिसीज थी जो उन्होंने क्या किया, वो ऐसी डिसीज थी जो कि अमेरिका में फैला दी, एक ऐसी बीमारी अमेरिका में फैला दी जिसके बारे में अमेरिका वालों को बिल्कुल भी नहीं पता था और इस प्रकार से अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लिया। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि वो बीमारी क्या थी और कैसे फैली। यूरोपियन हैड बीन एक्सपोज्ड टू स्मॉल पॉक्स सो दे हैड इम्यूनिटी। यूरोपियन लोग थे, उनको पहले ही स्मॉल पॉक्स हो चुका था, जैसे कि चिकन पॉक्स बोलते हैं। सो दे हैड इम्यूनिटी, उनके पास इम्यूनिटी थी। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जिस इंसान को एक बार चिकन पॉक्स हो जाए, स्मॉल पॉक्स हो जाए, तो उसके शरीर में दोबारा से उस बीमारी के होने के चांसेस बिल्कुल नाम मात्र होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और इस बात का पता यूरोपियन को लग चुका था। बट अमेरिका हैड नो इम्यूनिटी फॉर द स्मॉल पॉक्स। अमेरिका वालों को इस बीमारी के बारे में ना तो पता था और ना ही उनका इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा था कि इस बीमारी से लड़ सके। सो जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इस बीमारी को अमेरिका के अंदर और डिसीज वाइप्ड आउट होल कम्युनिटी इन सर्टन पार्ट ऑफ अमेरिका। और इस डिसीज ने क्या किया, जैसे ही अमेरिका में फैला, अमेरिका के बहुत सारे हिस्से को देखते ही देखते ख़त्म कर दिया। लोगों को बीमारी से अनजान होने के कारण, इलाज ना मिलने के कारण लोग मर गए और अमेरिका के बहुत सारे हिस्से जो थे लोगों से खाली हो गए और अमेरिका की जो स्ट्रेंथ थी घटने लगी। और यहाँ पे किसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगी? यूरोपियन की। और यूरोपियन ने है अमेरिका के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। 10 यूरोपियन कैप्चर्ड अमेरिका इजीली। और इस प्रकार डिसीज फैलाकर यूरोपियन लोगों ने अमेरिका को बड़े ही आसानी से कैप्चर कर लिया, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन 19th सेंचुरी यूरोप वाज सफरिंग, लेकिन 19वीं शताब्दी में जो यूरोप था वो सफ़र कर रहा था बहुत सारी चीज़ों के से। वो चीज़ें क्या थी, चलिए हम पढ़ते हैं। वो चीज़ें थी पॉवर्टी, डिसीज, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब गरीबी या दरिद्रता, रोग, धर्म या संघर्ष। इन सब चीज़ों से जो था वो जो यूरोप था वो हमेशा के लिए जो था सफ़र कर रहा था, हमेशा से ही सफ़र करता आ रहा था। उसी के ऑपोजिट देखा जाए तो 18वीं शताब्दी से टिल 18th सेंचुरी इंडिया एंड चाइना वर द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया और चाइना ये दोनों ही देश ऐसे थे जो कि वर्ल्ड के सबसे अमीर देश माने जाते थे। लेकिन अचानक पता नहीं चाइना को क्या हुआ, चाइना रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड्स
ओवरसीज कॉन्टैक्ट चाइना ने को लगा कि उसका जो व्यापार है कम होता जा रहा है और दूसरी जो देश हैं उनके यहाँ पे आके अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ अजीब चल रहा था, इसलिए उसने ओवरसीज के साथ अपने जो कॉन्टैक्ट थे, अपना व्यापार था, वो ख़त्म कर दिया। जिसके कारण वो क्या हुआ, एंड वेंट टू आइसोलेशन, और वो कहाँ चला गया, आइसोलेशन के अंदर, मतलब अकेला रहना पसंद करने लगा, अपना अलग व्यापार करना चाहता था। सबसे अलग व्यापार करके तो सबसे अमीर बनने के चक्कर में था और एक अलग ही देश चाहता था, इसलिए सबसे उसने अपने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिए। बट इसका जो इफेक्ट है वो क्या पड़ा, चाइना रोल रिड्यूस, चाइना का जो रोल था, जो महत्वपूर्ण रोल जो चाइना का पहले होता था व्यापार के अंदर, अब वो धीरे धीरे खत्म हो गया और अमेरिका इम्पोर्टेंस फास्ट राइजिंग, और अमेरिका की जो इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास फूड प्रोडक्शन, क्रॉप्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे। तो इसी प्रकार हुआ क्या कि जो पहले सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो था चाइना के अंदर था, अब वो शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, यूरोप के अंदर चला गया, क्योंकि चाइना ने दूसरी कंट्री के साथ अपने सारे के सारे जो लिंक्स थे वो ख़त्म कर दिए। तो वहाँ का जो वर्ल्ड सेंटर था, ट्रेड सेंटर था, सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, जो शिफ्ट होके कहाँ पे चल गया, यूरोप के अंदर चला गया। ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, और इसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे इसी पार्ट का सेकंड टॉपिक। लेकिन अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसके अंदर आपको कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ आपको फिर से समझना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से देखें, उसे समझें और लर्न करें। थैंक यू।